देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के घर पर ईडी ने दबिश दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जगह छापेमारी चल रही है। जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के घर पर भी रेड हुई है। सीएम केजरीवाल के निजी सचिव के घर पर छापेमारी हुई है। राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता के घर पर भी ईडी की रेड। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहां पर ईडी ने रेड की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जगह छापेमारी की गई है। जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के घर पर रेड हुई है। सीएम केजरीवाल के निजी सचिव के घर पर छापेमारी हुई है। राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की है। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहां पर छापेमारी का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में 12 जगह छापेमारी। आम आदमी पार्टी ने लगातार, देखिए, इसको एक मुद्दा बनाया है कि ईडी छापेमारी कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई हैं, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जांच एजेंसी जो अपना काम कर रही है, ये सही मायनों में भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि सरकारी खजाने से लूटी गई एक एक पाई वसूली जाएगी। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जल बोर्ड में घोटाला किया है। तो आज जो ये कार्रवाई चल रही है, एक बार जांच एजेंसी की रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इस जांच का हम स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से नेता हैं आतिशी, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, जिन्होंने कहा कि वो सवाल करना चाहती हैं प्रधानमंत्री से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और यहां तक कि देखिए, आतिशी ने बड़ा आरोप भी लगाया है ईडी पर और कहा जा रहा है कि वो ऑडियो क्लिप्स जिनसे रिकॉर्ड किए गए थे, गवाहों के बयान, उन्हें डिलीट कर दिया गया है। देखिए, साफ है, कल शाम को हमारी मंत्री आतिशी जी ने कहा कि आज वो ईडी को एक्सपोज करेंगी और सुबह से आज फिर से रेड शुरू हो गई है। ये बहुत चिंताजनक है कि ईडी किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 साल में एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। अब जब पूरा केस सरकारी बयानों पे आधारित है, उन बयानों के आधार पर कहीं कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं मिला और अब गवाह खुद कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो बहुत डिफरेंट है जो ईडी ने कोर्ट के आगे रिटर्न में सबमिट किया। इसलिए कल एक एप्लीकेशन भी मूव की गई है कि सारे ऑडियो और वीडियो सबमिट किए जाएं कोर्ट के सामने। पर हमें अपने सूत्रों से पता है कि ईडी ने सारे के सारे ऑडियो नष्ट कर दिए हैं। ये बेहद चिंताजनक है, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाता है। मूवमेंट में थे तब आप कहते थे पहले इस्तीफा होगा फिर होगी जांच। आज इस्तीफा तो दूर की बात, ना जांच में शामिल हो पाते हैं और इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। अगर कुछ मिला ही नहीं, अगर कुछ है ही नहीं, तो कोर्ट में जाकर केस को क्वॉश करवा देना चाहिए। परंतु आज चाहे दवा हो, चाहे दारू हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे लैब टेस्ट हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे शीश महल हो, ऐसा कोई विभाग नहीं जहां पर आम आदमी पार्टी ने लूटा नहीं।
तो देखिए ईडी की छापेमारी का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में चर्चा करने के लिए रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। रुद्र प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। और सबसे पहले ये जो ईडी की छापेमारी चल रही है, इसे लेकर देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार हमलावर है। आतिशी आरोप लगा रही कि ईडी दबाव में लाकर सभी से बयान ले रही है। ये सब कुछ जो हो रहा है, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी आदत रही है कि वो केवल एक विक्टिम कार्ड खेलती है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जबकि आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत ही हुई थी वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके और उस राजनीति में आए थे। और आज के डेट में आप देखेंगे कि जो उनके नेता हैं, जो उनके रिएक्शन हैं, वो जज भी हैं, जांच एजेंसी भी हैं, सारा कुछ वो अपने खुद ही कर लेते हैं। अभी आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ईडी ने जो है सबूत नष्ट किए, और इसकी जानकारी इनको पहले से है कि उन्होंने सबूत भी नष्ट किए, तो इनकी जानकारी। और आज के डेट में आप देखेंगे कि जो देश की राजनीति हो गई है, जितने भी विपक्षी पार्टी हैं वो अपने नेताओं के बचाव में सिर्फ इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि हमारे ऊपर सरकार गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। जब एक बात बताइए, जो ये एजेंसियां हैं उनका काम क्या है? अगर भ्रष्टाचार कहीं पे हुआ है और उसकी जांच वो नहीं करते हैं तो और क्या काम करने के लिए एजेंसियां बनाई गई हैं? और ऐसा नहीं है कि ये एजेंसियां आपके ऊपर जांच करेंगी और उसके आगे का कोई प्रोसेस नहीं होगा। आम आदमी पार्टी का आप देख रहे हैं 3 बड़े नेता अभी जेल में हैं और वो लगभग 1-1.5 साल हो गए उनको जेल में रहते हुए। कोर्ट में कितनी बार वो जाते हैं और उनकी जमानत खारिज हो जाती है, तो उसके कुछ तो कारण होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट भी सरकार के साथ काम कर रही है और उन्होंने ये चीज़ डिसाइड कर दी कि नहीं, आम आदमी पार्टी को जेल से बाहर ही नहीं आने देना है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये केवल एक राजनीतिक बातें हैं और खुद को बचाने के लिए एक राजनीतिक बयानबाजी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। और मुझे लग रहा है कि एजेंसियां अच्छे से काम कर रही हैं और उनको अपने काम को करने देना चाहिए। और इंतजार करिए, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में अपनी चीज़ों को रखिए जो चीज़ जनता के बीच रख रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। देखिए, आम आदमी पार्टी तमाम आरोप लगा रही है, विपक्ष तमाम आरोप ईडी और सीबीआई की कार्यशैली पर लगा रहा है। यहाँ तक कि आरोप के तहत आपने ये भी देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ में खरीदने की बातें चल रही हैं, उन्हें ऑफर दिए जा रहे हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच जब जाती है तो घंटों खड़ी रहती है, ना सीएम आते हैं ना मंत्री आते हैं, कोई भी नोटिस रिसीव नहीं करता है। तो ऐसे में क्या महज आरोप लगाना ही अब राजनीति का स्तर रह गया है? जब उसे प्रूव करने की बात आती है तो नेता भागने लगते हैं। आज एक बड़ा आरोप और लगा है आतिशी ने, उन्होंने कहा कि जो ऑडियो टेप्स हैं, जो गवाहों ने बयान दिए थे, उन्हें तक डिलीट कर दिया गया है। मैं वही बात कह रहा हूं कि ये इतनी जानकारी इन लोगों को मिलती कहाँ है? आप केवल मीडिया में आकर ये बातें कर रहे हैं। जब आपके जो नेता जेल में हैं, जब उनको बेल के लिए पेश किया जाता है कोर्ट में, वो रिजेक्ट क्यों होता है? ये सारी जानकारी आप खुद जाकर के कोर्ट को दे दीजिए कि वो भाई उनकी जमानत हो जाए। तो ये जो केवल चल रहा है, केवल बयानबाजी का दौर है। अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने कितनी जगहों पर बात कही है कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हैं या कोई जेल जाता है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद की चीज़ें होनी चाहिए। आज क्या वो कर रहे हैं? राज्यसभा के सांसद के रूप में संजय सिंह जमानत पे आकर के नॉमिनेशन भर रहे हैं और वो जा रहे हैं शपथ ग्रहण में। तो ये केवल एक राजनीतिक बयानबाजी से लेकिन शपथ लेने नहीं दी गई उन्हें। वो एक अलग विषय है। उन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश करी ना। इतनी ईमानदार पार्टी बनती थी जो लोगों पे ऊपर आरोप लगाती थी। आप देखते थे वो कागज लहराते थे और फाइलें दिखाते थे। तो ये केवल इनकी एक रणनीति है कि केवल आप आरोप लगाइए। आरोप लगाने के बाद आपने देखा होगा कि यही एक ऐसे नेता हैं कि आरोप लगाने के बाद कितनी बार इन्होंने माफ़ी मांगी है। तो सवाल ये है कि आप आरोप लगाते हैं, जनता के बीच इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें नहीं होती हैं। आप अपना पक्ष कोर्ट में रखिए। अगर कोर्ट को लगता है कि आप सही तरीके से अपनी चीज़ें रख रहे हैं तो डिसीजन लेंगे, क्योंकि कोर्ट आपके फेवर में या किसी के फेवर में थोड़ी है। सरकार को आप आरोप लगा के कह सकते हैं, लेकिन कोर्ट भी तो है इस देश में। आपके 3 नेता देखिए, अब तक जमानत उनको नहीं मिल पा रही है। तो कोई रीजन होगा जिसकी वजह से जमानत नहीं मिल पाती है। तो ये बचाव जो है वो बहुत पुराना हो चुका है और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक चीज और देखिए, विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता है कि छापेमारी जब भी होती है ईडी की तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहाँ पर होती है, लेकिन इसके इतर अगर हम फैक्ट्स की बात कर लें तो आपको याद होगा रायगढ़ में बीजेपी नेताओं के यहाँ पर छापेमारी हुई थी, हरियाणा में ईडी ने छापेमारी की थी बीजेपी नेताओं के यहाँ पर। तो इन फैक्ट्स को जनता से छुपाने की कोशिश विपक्ष आखिर किस मंशा से करता है? देखिए,
विपक्ष क्या है कि आज के समय में एक ऐसा हो गया कि वो ये नहीं सोचता है कि जो मैं आज कह रहा हूँ वो फिर दोबारा हम पर ही लागू होगा। तो ये केवल बोलने के पर्पस से चीज़ों को बोल रहे हैं और बोल करके आगे निकल जा रहे हैं। इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जनता आज के डेट में समझ रही है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। नेताओं के यहाँ अगर केस पकड़े जा रहे हैं तो आप ये कह करके नहीं बच सकते हैं कि बीजेपी अपने नेताओं पे क्यों नहीं कर रही है। भाई आपके यहाँ तो पकड़े गए, आप उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। दूसरा क्या कर रहा है वो एक अलग विषय है, उस पर आप चर्चा करते रहिए, आप उस पर बहस करते रहिए। तो सवाल ये है कि जैसे एक चोर दूसरे चोर को चोर कह करके बच नहीं सकता है। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूँ या मैं गलत हूँ। दूसरे क्या कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो वो वाली स्थिति हो गई है ना कि तेरे गुनाह ज्यादा और मेरे गुनाह कम। बस इसी बात पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और यही मंशा जो है वो हम लगातार देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब उस पर सबूत मांगे जाते हैं तो वही नेता है जो बचते नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए रुद्र जी। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खबर गोवा से है। गोवा के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोवा को 1330 करोड़ की सौगात दी गई है। ओएनजीसी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के दौरे पर हैं। कल्पना कर सकते हैं भारत जैसे देश में इस योजना का कितना बड़ा असर होने जा रहा है। इससे आपके लिए भी इस पूरी सोलर वैल्यू चेन में निवेश की बहुत बड़ी संभावना बनने वाली है। साथियों, आज भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कारण भारत जल्द ही हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का केंद्र बनने वाला है। उधर मध्य प्रदेश के हरदा में विस्फोट हुआ है। हरदा के एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। कई लोगों के दबे होने की आशंका यहां जताई जा रही है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर हरदा में एक विस्फोट हुआ है। दरअसल एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, जहां पर कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के हरदा में एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। कई लोग अभी भी इसमें दबे हुए हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है, जहां पर विस्फोट हुआ है। और ये देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, हरदा से ये तस्वीरें आ रही हैं। कई लोगों के अभी भी इसमें दबे होने की आशंका है। फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। देखिए ब्लास्ट के बाद कितना भीषण ये ब्लास्ट रहा है, कितना भीषण ये विस्फोट रहा है कि अभी भी आसपास कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर, आम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। सांसदों के प्रदर्शन और जनाधार का आकलन करेगी। केंद्रीय मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है और इसी समीक्षा के आधार पर इन सांसदों का भविष्य तय होगा। कई बड़े मंत्रियों को राज्यसभा का टिकट इस बार नहीं मिलने वाला है। तो देखिए आम चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है और सांसदों का प्रदर्शन यानी उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है, उनके जनाधार का आकलन किया जा रहा है और कई केंद्रीय मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। आखिर जनता के लिए कितना काम किया है इन सांसदों ने, इन मंत्रियों ने, इनका जनाधार क्या है, आकलन किया जाएगा और इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी
कि क्या एक बार फिर से इन्हें टिकट दिया जाएगा या नहीं। वहीं बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तैयारी कर ली है। मुजफ्फरनगर के दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष। 12 फरवरी को मुजफ्फरनगर जाएंगे जेपी नड्डा। ग्राम परिक्रमा की शुरुआत करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां के लिए पहले से ही कहा जा रहा है बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसे में अब इसे कवर करने की तैयारियां हो गई हैं शुरू। बीजेपी अध्यक्ष खुद 12 फरवरी को मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। ग्राम परिक्रमा की शुरुआत करेंगे यहां से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी अभी से एक्शन मोड में। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया गया है। सीएम धामी ने पेश किया है यूसीसी बिल। विधानसभा में चर्चा के बाद बिल को पास किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है क्योंकि विपक्ष ने इसको लेकर ऐतराज जताया है। यूसीसी को लेकर विपक्ष का विरोध। देखिए, ये पहले से ही प्रस्तावित था कि आज सदन के पटल पर यूसीसी का बिल रखा जाएगा और सीएम धामी ने यूसीसी बिल पेश किया, जिसके बाद धामी सरकार की कोशिशें हैं कि इसे यहां से पास कराया जाए और फिर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाए ताकि ये कानून जो है वो अमल में लाया जा सके, अमली जामा इसे पहनाया जा सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा और एक प्रमुख बिंदु रहा है। अब इस पर क्योंकि इसे पेश किया जा चुका है तो अब इस पर कोशिशें यही है कि इसे विधानसभा में चर्चा के बाद पास करा लिया जाए। सीएम धामी की ओर से यूसीसी बिल पेश किया गया। हालांकि देखिए, ये स्पष्ट कर दिया गया धामी सरकार की ओर से कि किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यताओं से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन शादी, तलाक, प्रॉपर्टी में हक, ये वो मुद्दे हैं जिन पर एक कानून बनेगा। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित हो गई है, लेकिन उससे पहले सीएम धामी की ओर से ये बिल पेश किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पुरस्कृत करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाथ हैं, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अनुज्ञा दी गई। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। प्रतिज्ञा वितरित की जाए, प्रतिज्ञा दे दी जाए। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह भाई, और धन्यवाद कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए युवा मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत सधा हुआ कदम उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया और इस यूसीसी में मैं ये कह सकता हूं कि जब जो विकसित देश हैं, हम उस विकसित देश की श्रेणी में तभी खड़े होंगे जब हमारे जो लॉज हैं वो समान होंगे, जब यूनिफॉर्मिटी आएगी, जब एक समानता आएगी। देखिए, हम सब उत्तराखंड के विधायकों के लिए ऐतिहासिक क्षण है, आनंद अभिभूत ऐसा अवसर। प्रभु रामलला का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूरा भारत आनंद में था।
5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 एक झटके में समाप्त हो जाती है, देश को खंडित कर रहा है। पूरा देश आनंद में था, हम भी आनंद में थे, लेकिन इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? समान नागरिक संहिता, जो हमारी विचारधारा का विषय है, जो सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार देता है, उसे बिल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज विधानसभा के पटल पर रखा और हम उसके साक्षी हैं। हम उसे पास कराने का एक निमित्त बन रहे हैं। इससे बड़ा आनंद का समय नहीं हो सकता। 15th लॉ कमीशन ने जो आपत्तियां दर्ज की थी, उनको आपने संज्ञान में लिया। आज इस देश की प्राथमिकता यूनिफॉर्मिटी ढूंढना और सूंघना नहीं है, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, रोजगार के सवाल पे सामने आना है, अस्पताल बेहतर बनाने हैं। आप कहाँ लगे हुए हैं? तो आपको पता है कि आप इसको डॉग विसिल पॉलिटिक्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कालांतर में आपको पीड़ा देगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।